अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। और ओहम लॉ जो है ये बेसिक लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पिछले टॉपिक्स में आपने ये चीज़ स्टडी की है कि जब भी हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तो उसका नतीजा ये होता है कि करंट फ्लो करता है थ्रू दैट कंडक्टर। अब यहाँ हम ये पता करना चाहते हैं कि हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट कंडक्टर। तो इसका आंसर देने में हमारी हेल्प की एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने, जिसके नाम पर इसका नाम ओहम्स लॉ रख दिया गया। उसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए ऑन मेटालिक कंडक्टर बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ दैट कंडक्टर, और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले करंट को उसने मेजर किया और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। यहाँ पर V जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम अपनी मर्जी से बढ़ा या कम कर सकते हैं, जबकि करंट I जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसके कम या ज़्यादा करने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी कम या ज़्यादा होती है। अब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाती है कि कांस्टेंट R हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर या आर आई की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। यहाँ हम इस इक्वेशन को देखते हुए स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ इस तरह से करेंगे कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है? हर मेजरेबल क्वांटिटी जो इस कंडक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर। टेम्परेचर पर यहाँ पर इसलिए ख़ास तौर पर जोर दिया गया है क्योंकि हमने इससे पहले ये पढ़ा है कि जब भी करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पैसेज के दरमियान एटम्स ऑफ द लेटिस के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है, यानी उनके बहाव में रुकावट आती है और उसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब ये जो रुकावट है इसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस R, यानी यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस जो होती है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर पे, इसकी डायमेंशंस पे, यानी लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इसकी डायमेंशंस में आ जाती हैं, और इसकी फिजिकल स्टेट पे, जैसे कि फिजिकल स्टेट में हमने टेम्परेचर का जो फैक्टर है उसको हमने ख़ास तौर पे एक्सप्लेन किया है। अब ये रेजिस्टेंस जो है ये है ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर कॉन्टिन्यूस बम्पिंग विद द एटम ऑफ द लेटिस, यानी इलेक्ट्रॉन चूंकि कॉन्टिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं विद द एटम ऑफ द लेटिस तो उसकी वजह से उनकी मोशन को अपोज कर रहे हैं एटम्स, और इस ऑपोजिशन को हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि हम रेजिस्टेंस को ओहम्स लॉ में स्टडी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम उसी के नाम पर ओहम रखते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली बाय ओमेगा। और जब ओहम को हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ से चूंकि R हमारे पास V ओवर I के इक्वल है और V को हम मेजर कर रहे हैं वोल्ट्स में और I को मेजर कर रहे हैं हम एम्पियर्स में, तो रेजिस्टेंस इस वक्त होगी ओहम्स में। और अगर हम 1 ओहम को डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर और उसके नतीजे में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लग गया था उस कंडक्टर के अंदर से, तो उस वक्त उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम हो। अब हम ओहम्स लॉ के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ।
ग्राफ हमेशा वी आई के दरमियान ड्रॉ किया जाता है। यानी वी जो है चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर रहे हैं, और ये चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम ग्राफ बनाने के तरीके को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफ आपके प्रैक्टिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ जब भी बनता है तो दो वेरिएबल्स के दरमियान बनता है। वेरिएबल्स हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहेंगे जो कि वेरी कर रही हैं। अब ये वेरिएबल्स दो किस्म के होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे कि ये आपको मैंने बी और आई के केस में बताया। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया जाता है। अब ये जो ओहम्स लॉ का ग्राफ बनता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी आपके पास आएगा आपने ये समझ जाना है कि ये जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान में बन रही है उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और चूंकि इसको हम जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो कांस्टेंट r इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ आपने ये समझ जाना है कि आपके पास I/V आता है 1/r के इक्वल। यानी यहाँ अगर आप y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को डिस्कस करें तो इसकी स्लोप जो होगी, जिसको हम tan ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट होता है। और यहाँ चूंकि y कंपोनेंट है I और x कंपोनेंट है v, तो I/V हमारे पास 1/r के इक्वल आ जाता है। यानी ये स्ट्रेट लाइन ये शो करेगी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे तो थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको देती है 1/r की वैल्यू, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी अगर फ्लो ऑफ करंट में रुकावट है तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस मौजूद है, और अगर फ्लो ऑफ करंट में रुकावट मौजूद नहीं है तो फिर वहाँ पे कंडक्टेंस ज़्यादा है। यानी आप इस स्लोप से, इस लाइन से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसका रेसिप्रोकल लेकर कंडक्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी आपको अगर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में ये आ जाए कि स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ आपको कौन सी क्वांटिटी देती है, तो ऑप्शंस में आपने रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस दोनों में से किसी एक को टिक कर देना है, आपका ये आंसर सही माना जाएगा। अब इस ग्राफ की बेस पर जो डिवाइसेस हमारे पास हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप जो है वो ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं, और इनको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी कहते हैं। और ये वो डिवाइसेस हैं जो कि ओबे करती हैं ओहम्स लॉ को। यानी इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह से करनी है कि द डिवाइसेस which obey Ohm's law is called ohmic devices और electrical devices। दूसरी किस्म की जो डिवाइसेस हैं उनको हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, और ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि ओबे नहीं करती ओहम्स लॉ। अब ये चूंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस टाइप में आ जाती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उनमें आप एग्जांपल ले सकते हैं फिलामेंट ऑफ अ बल्ब और सेमीकंडक्टर डायोड।
ये दो एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रॉनिक या नॉन ओहमिक डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, आप यहाँ आपको मैं ये बता दूं कि ओहम्स लॉ जो है वो एक आइडियल कंडीशन है, यानी ऐसा होना मुमकिन ही नहीं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, और ऐसा होना भी मुमकिन नहीं कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान में कोलिजन होना ही होना है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपने एटमों को देखा है ना आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा है, तो उनके कोलिजन आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, जो कि एक लाजमी शर्त थी ओहम्स लॉ की एप्लीकेशन के लिए, और ना ही आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती है। लेकिन आइडियली फिर भी हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ टाइम तक, जब तक कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, उनके लिए तब तक रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और वो इनिशियली ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी और फिर वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी, यानी प्रैक्टिकली कुछ देर के बाद ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। उसके बावजूद भी चूंकि हम थ्योरी स्टडी करते हैं आइडियली, तो आइडियल कंडीशंस के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट हम सपोज करते हैं और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। यानी इन डिवाइसेस के लिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इनके लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ जो एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं नॉन ओहमिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, उनमें सबसे पहले फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहली बात तो ये कि फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब क्या होता है। ये जो बल्ब हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं, जिनकी शेप कुछ इस तरह से होती है और इनके दरमियान में ये एक वायर जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। अब ये फिलामेंट अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, इस बल्ब के पास अगर आप अपने हाथ को लेकर जाएं तो आपको हीट निकलती हुई इससे महसूस होगी। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसके स्विच को ऑन करते हैं और करंट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो इनिशियली इसमें से कोई हीट नहीं निकल रही होगी, यानी इसका टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे करंट इसके अंदर से पास करता जाएगा, तो इसके करंट के पास करने के साथ साथ कोलिजन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान में, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, बल्कि इसमें से हीट निकलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगी और ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें जो कि V और I के दरमियान में होगा, तो ये इनिशियली एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये डेविएट कर जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से, यानी ओरिजिनल पाथ इसका ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होकर इधर को चला गया है। लेकिन फिर भी इनिशियली V और I स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है ये उस वक्त तक का ग्राफ है जब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया तो ये अपनी स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर गए, यानी रेजिस्टेंस अब इस केस में कांस्टेंट नहीं रही। इसके अलावा जो इसकी दूसरी एग्जांपल हमने कही कि सेमीकंडक्टर डायोड के सूरत में होती है, तो उसमें अगर हम करंट और वोल्टेज को प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये पहले स्ट्रेट लाइन है और फिर ऊपर की तरफ चला गया है, यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही ये इनिशियली हम इसको ऑन करते हैं तो V और I तकरीबन कांस्टेंट होते हैं और ये लीनियरली आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद V की वैल्यू मज़ीद नहीं बढ़ रही, जबकि करंट I जो है वो हैवीली बढ़ता जा रहा है, लार्ज अमाउंट में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि I इज़ नो मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी, और वजह इसकी ये है क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट नहीं रहा।